हेलो क्लास 12। अब हम लोग का लेक्चर है इलेक्ट्रिक डायपोल। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक पार्ट है जिसमें हम लोग एक सिस्टम ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो कि कुछ शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक डायपोल, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस having equal magnitude but opposite in nature placed at a short distance। मतलब कि दो अपोजिट नेचर के चार्ज जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है वो अगर छोटी सी डिस्टेंस पर रखा जाए तो इस अरेंजमेंट का नाम होता है इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे यहां पर हम माइनस क्यू चार्ज को रख रहे हैं और यहां पर प्लस क्यू चार्ज है और इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम है, तो इस अरेंजमेंट को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब दो पोल। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस को जनरली हम लोग 2l से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप इनके बीच की डिस्टेंस को a से भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे NaCl में Na और ये Cl, आप लोग जानते हैं कि Na जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और Cl जो है वो Na के रिस्पेक्ट में, मतलब सोडियम के रिस्पेक्ट में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस वजह से इस पर जितना पॉजिटिव होता है Cl पर उतना ही नेगेटिव होता है। ये भी एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिक डायपोल का। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का डेफिनेशन आप लोग लर्न रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके एक टर्म पर जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये टर्म है जिसको हमें पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक डायपोल को और बेहतर तरीके से फील करने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इसको हम लोग स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डेफिनेशन क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ one charge of dipole। दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मल्टीप्लिकेशन करेंगे टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। मतलब ये कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को डिफाइन ऐसे किया गया है कि दोनों चार्जेस में से कोई एक चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा, उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, जैसे आपके पास दो चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और अपोजिट नेचर के इनके बीच की डिस्टेंस को हम लोग अपनी सहूलियत के लिए 2l लेते हैं, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा 2l ही हो। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। कोई एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है उसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। अब अगर ये जो डिस्टेंस है वो 2l ना देके a दे रखी है तो क्या होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? P इज इक्वल टू दोनों चार्जेस में से कोई एक चार्ज और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी? a। ठीक है, 2l लेने का खास मकसद है कि आप बार बार इन दोनों के एवरेज पॉइंट मतलब मिड पॉइंट की बात करेंगे और अब अगर हम यहाँ पर 2l लेते हैं
तो हाफ डिस्टेंस कितनी हो जाती है L, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा सा और बेहतर या सिंप्लीफाइड हो जाता है। अगर हम L लेते हैं डिस्टेंस को तो हमें L/2 करना पड़ता है। इस वजह से कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग 2L एज्यूम करते हैं, ठीक है। अब अगर ये डायरेक्शनल क्वांटिटी है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन को डिसाइड करना पड़ेगा, हमें इसको एक फिक्स डायरेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा और वो फिक्स डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे वेक्टर p इज इक्वल टू q इनटू 2l, जहां पर l किधर से किधर होगा, मतलब p की डायरेक्शन किधर से किधर होगी, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये p की डायरेक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट Q इंटू 2L होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, वो अपने इर्द गिर्द कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, इसको हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके दो केसेस होते हैं। केस फर्स्ट की बात कर लें, ऑन एक्सियल पोजीशन, और इसी का एक और टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिसको कहते हैं इंड ऑन पोजीशन। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एक्सियल पोजीशन को ही इंड ऑन पोजीशन भी बोला जाता है, ठीक है। देखिए यहां पर माइनस क्यू चार्ज, यहां पर प्लस क्यू चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस 2L, और इसकी एक्सियल पोजीशन या इंड ऑन पोजीशन का मतलब दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पर कहीं पर, मतलब इन दोनों पॉइंट चार्जेस को ज्वाइन करिए और इस लाइन पर कहीं पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी, मान लेते हैं यहां पर ये वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा यहां पर, और नेगेटिव चार्ज भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल के दोनों का वेक्टर सम कर लेंगे तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे मिल जाएगी। हमारा प्रोसेस यही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये इस डायपोल के एवरेज पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट से कुछ r डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। अगर ये टोटल 2L लेंथ का है तो ये कितना हो जाएगा L, और ये भी कितना हो जाएगा L। अभी अभी हम लोगों ने बात करी थी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लोग 2L एज्यूम इसीलिए करते हैं जिससे कि जब भी हाफ की जरूरत पड़े तो L हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारी कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा बेहतर होगा, ठीक। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज भी क्रिएट करेगा और माइनस क्यू चार्ज भी क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। जरा गौर करिएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूं तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी। हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे टू द चार्ज, बाहर की तरफ। इसको मैं बोल रहा हूं E1। सेम टाइम ये वाला जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्रिएट तो करेगा लेकिन किधर की तरफ, टूवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। तो इसका जो वेक्टर होगा वो हम लोग इस डायरेक्शन में शो करेंगे। फिलहाल E1 कितना होगा, E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहां पर हम
प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं और यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करें कूलम्स लॉ वाला, कौन सा वाला, 1/4πε0 q by r स्क्वायर। किस चार्ज ने क्रिएट किया है, कितनी डिस्टेंस पर क्रिएट किया है, 1/4πε0 q by r स्क्वायर, मतलब इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, अगर ये टोटल डिस्टेंस r है और उसमें से मैं l को हटा दूं तो ये जो डिस्टेंस बचेगी ये कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, r माइनस l। तो ये r माइनस l डिस्टेंस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r माइनस l स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस अगर मैं मान रहा हूं, ये हो जाएगा i कैप वेक्टर फॉर्म, ठीक है। सेम टाइम इस पॉइंट पर ये नेगेटिव चार्ज भी अपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होगी, मतलब इस चार्ज की तरफ। ये रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज E2। और जरा गौर करिएगा तो E1 का जो वेक्टर हमने शो किया है वो ज्यादा लेंथ का है, जबकि E2 का जो वेक्टर है उसकी लेंथ कम है, ठीक है ना, जो कि इसकी मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है कि E1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और E2 का मैग्नीट्यूड कम होगा, इस वजह से क्योंकि ये वाला चार्ज प्लस चार्ज इस पीस के ज्यादा करीब है और ये इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो E2 कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज E2 मैग्नीट्यूड में कितना हो जाएगा, 1/4πε0, चार्ज कितना है Q, फिर से जस्ट कंफ्यूज मत होइएगा, प्लस Q या माइनस Q इंट्रोड्यूस नहीं करते क्योंकि नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन तो ऑलरेडी चेंज कर रखी है, अब फिर से यहाँ पर माइनस Q नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि आप वेक्टर के साथ डील कर रहे हैं, Q by r स्क्वायर। अब इस चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस, अब देखिए स्टूडेंट्स ये r है और अगर r में मैं l को ऐड कर दूंगा तो ये लेंथ कवर हो जाएगी, ये r है इतना और मैं l को अगर इंट्रोड्यूस कर दूं इसके साथ तो ये पूरा का पूरा लेंथ कवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी, r प्लस l स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, ठीक है। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम करेंगे, ठीक है, वेक्टर सम कर लीजिए, 1/4πε0 q by r minus l स्क्वायर आई कैप प्लस E2 माइनस 1/4πε0 q by r plus l होल स्क्वायर माइनस आई कैप, ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आप लिख सकते हैं, 1/4πε0 q by r plus l होल स्क्वायर आई कैप, इसका माइनस यहाँ पर आ गया। अब जो भी कॉमन हो रहा है कॉमन कर सकते हैं आप लोग, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 q, ये टोटल कॉमन है, 1/4πε0 q 1/r minus l whole square minus 1/r plus l whole square I get 1/4πε0 q। और अब इसके बाद हाई स्कूल स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स यूज होगी, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा r minus l into r plus l whole square और इससे ये कैंसिल आउट होगा, क्या हो जाएगा r प्लस l होल स्क्वायर माइनस r माइनस l होल स्क्वायर। ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, आपको आनी चाहिए।
1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर रूट में करिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। यहाँ पर स्क्वायर रूट में करेंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आगे माइनस भी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL डिवाइडेड बाई यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, इसका मतलब हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका टोटल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको रिजल्ट मिलेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू 2RL और 2RL मतलब कितना 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टोटल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 2QL को एक साथ ले रहा हूँ, 4 में से 2 को मैं निकाल रहा हूँ, 2 इंटू 2QL इंटू R। देख लीजिए 2 जो 4 दो बार क्यों है यहाँ पर R L और Q ये सारे टर्म्स हैं, 2QL को मैं इसलिए यहाँ पर ले रहा हूँ क्योंकि 2QL हो जाएगा आपका डायपोल मोमेंट P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। ठीक है, अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ठीक है, टू पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, उधर सॉल्व करते हैं। अब इसके आगे उधर सॉल्व करते हैं 1/4 का एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन, अब जरा सा गौर करिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कुछ एजम्पशंस ले रहा हूँ, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अच्छा ये एल क्या है फ्रेंड्स, एल है दोनों डायपोल सॉरी दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस का हाफ। आप लोगों ने अभी सीखा है कि डायपोल वो होता है जिनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, या NaCl में आप Na को अलग और Cl को अलग नहीं देख सकते हैं, इसका मतलब कि दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है और उसका भी आप हाफ यूज कर रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, जबकि R L के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, इस वजह से आप यहाँ पे since L is very less than with respect to R, then L square can be neglected. With respect to R square. स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एजम्पशन ले रहे हैं कि L स्क्वायर बहुत कम हो जाएगा R स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, इस वजह से हम R स्क्वायर के साथ L को नहीं रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, R स्क्वायर का स्क्वायर मतलब कि R क्यूब, और ये जो R है इस R से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2p/r क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, ये है एक्सियल या इननॉन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। ठीक है ना, अगर शॉर्ट डिस्टेंस पर ये पूछ रहे हैं ये फॉर्मूला यूज करिएगा, अगर एक्सटेंडेड डिस्टेंस पर पूछ रहे हैं, ज्यादा डिस्टेंस पर पूछ रहे हैं तो ये फॉर्मूला जो कि सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होता है। ठीक है ना,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड की एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन पर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रखा है, इसके डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पी की डायरेक्शन किधर होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये पी की डायरेक्शन, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, E1 माइनस E2 आपने किया था, E1 ज्यादा बड़ा है E2 के रिस्पेक्ट में, इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर, ठीक है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, मतलब कि जिधर वेक्टर P है उधर ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा, ठीक है ना। तो पैरेलल टू वेक्टर P मतलब कि एक्सियल पोजीशन या इन ऑन पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो P के अलोंग होती है। ये लर्न रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि आगे इसका यूज होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग ये सेकंड पे चलते हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, मतलब ये दोनों टर्मिनोलॉजीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है, अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर, इस एंगल बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट है तो इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। जैसा कि आपको मालूम है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम लोग 2l एज्यूम करते हैं, तो ये हो जाएगी l और ये भी l हो जाएगा, और इसकी जो मिड पॉइंट है उससे इस ऑब्जर्वेशनल पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो हम लोग r ले लेते हैं। तो इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और माइनस क्यू चार्ज भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा उसकी डायरेक्शन अवे टू द चार्ज होगी, ये रहेगी आपकी E1, ठीक है। सेम टाइम ये जो माइनस क्यू चार्ज होगा वो इस पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा वो है E2, और ये जो E2 है इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज है, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इन दोनों का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 और E2 का वेक्टर सम होने वाला है, ठीक है। अब जरा गौर करिए स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस है मतलब इस पॉइंट चार्ज से पॉइंट तक की डिस्टेंस वो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लीजिए, तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये जो डिस्टेंस है प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट तक की हो जाएगी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप जरा इसको भी गौर करिए, ये जो डिस्टेंस है मतलब माइनस क्यू चार्ज से पॉइंट तक की डिस्टेंस वो भी कितनी हो जाएगी, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। डिस्टेंस सेम है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 और E2 इन दोनों का डायरेक्शन तो डिफर कर रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड में सेम होगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर दो वेक्टर्स आपने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा कि अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं तो जो बाइसेक्टर होता है वही रिजल्टेंट होता है, मतलब कि जो आपका रिजल्टेंट होगा वो बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर जरा गौर करें तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, जो E1 और E2 का जो रिजल्टेंट होगा वो इस बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस वाले एंगल को थीटा एज्यूम कर लूं और तब ये भी थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों डिस्टेंस तो सेम है, मतलब इस ट्रायंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड तो सेम है, तो इनके सामने के एंगल्स भी सेम होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, थीटा। और अभी आपने देखा कि एंगल बाइसेक्टर तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, मतलब कि E1 और E2 के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, दोनों का हमें वेक्टर सम चाहिए, तो वेक्टर सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1
E1 E2 cos थीटा। ठीक है, कैसे? अगर दो वेक्टर्स हैं ए और बी तो दोनों का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता था? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दोनों के बीच का एंगल। तो यहां पे जरा गौर करिएगा, e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर प्लस 2e1 e2 cos थीटा, लेकिन ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स यहां पे थीटा, दोनों के बीच का एंगल थीटा नहीं है, 2 थीटा है। ठीक, अब e1 और e2 मैग्नीट्यूड में तो सेम है ना, तो अगर मैग्नीट्यूड में सेम है तो हम लोग यहां पर e2 की प्लेस पर e1 इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा e1 स्क्वायर प्लस e1 स्क्वायर प्लस 2e1 e1 cos 2 थीटा। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए इसको। 2e1 स्क्वायर 2e1 स्क्वायर cos 2 थीटा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2e1 स्क्वायर कॉमन करके बाहर ले लीजिए तो रूट 2e1 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और रूट के अंदर में क्या आएगा? अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा। और cos 2 थीटा के कई फॉर्मूले हैं, जिसमें से आप वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे कि वर्क कैंसिल आउट हो जाए। मैं सारे फॉर्मूले लिख रहा हूं आपके सामने। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और थर्ड फॉर्मूला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए? ये वाला फॉर्मूला, मतलब E इज इक्वल टू अंडर रूट 2e1 अंडर रूट 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड रूट 2e1 रूट 2 cos स्क्वायर थीटा का रूट मतलब cos थीटा, रूट 2 इंटू रूट 2, ये हो जाएगा 2e1 cos थीटा। ठीक है, अब e1 और cos थीटा की वैल्यू को आप लोग यहाँ पे इंटरप्रेट करिए। e1 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q चार्ज, कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब रूट l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा रूट, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिलेगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, इस ट्रायंगल में या इस ट्रायंगल में, किसी ट्रायंगल में आप cos थीटा यूज कर लीजिए। इस ट्रायंगल में cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस l अपॉन हाइपोटेनियस रूट l स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। E इज इक्वल टू 2q इंटू l, इसको एक साथ ले लीजिए। 2ql इज इक्वल टू p, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, रूट मतलब r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेज़्ड टू पावर हाफ। ठीक है ना, बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाएगी। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql की प्लेस पर आप p लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से वही एजम्पशन कि l यहाँ
रिजल्ट हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। यहाँ पर हम लोगों ने L स्क्वायर को R स्क्वायर के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट किया है। पावर पे पावर है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट P/R3। और अब अगर आप देखें तो इसकी डायरेक्शन क्या है, गौर करिएगा। आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, मतलब इधर, और आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो तो इधर आ रही है। इसका मतलब ये है कि इक्वेटोरियल पोजीशन किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डायपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट होती है। मतलब डायरेक्शन के साथ अगर आप देखें तो एंटी पैरेलल टू P, वेक्टर P के जस्ट अपोजिट। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है स्टूडेंट्स। अगर आपको वेक्टर के फॉर्म में लिखना ही है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ P कैप। ठीक है, चलिए ये आपका फाइनल रिजल्ट है। इतना नोट करिए, फिर दोनों को रिकॉल करते हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड को। इक्वेटोरियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन -q + q, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो P के अलोंग होती है। ठीक है, यहां पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो P के अलोंग होगी। और कितनी होगी स्टूडेंट्स, वो भी 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P/R3, जहां पर R क्या है, एवरेज डिस्टेंस है उस पॉइंट की डायपोल से। एवरेज मतलब इसके मिड पॉइंट से। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं आप, 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P/R3। आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, किसी भी सिस्टम को या किसी भी मैग्नीट्यूड को अगर आप डायरेक्शन प्रोवाइड कर देंगे तो वेक्टर बन जाएगा। डायरेक्शन प्रोवाइड कैसे करते हैं, यूनिट वेक्टर के थ्रू। यहां पर आप एक यूनिट वेक्टर लगाएंगे और वो यूनिट वेक्टर मैं यूज कर रहा हूं P, क्योंकि हमें मालूम है P की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो P डायरेक्शन में ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, तो P का यूनिट वेक्टर यूज कर लीजिए आप लोग। अब इसको वेक्टर फॉर्म में और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और बेहतर तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 P कैप मतलब क्या, वेक्टर P अपॉन R3, इसका वेक्टर फॉर्म है एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है फ्रेंड्स, अब इक्वेटोरियल पोजीशन की बात कर लेते हैं। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट है और वहां पर आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रखी थी जो कि डायपोल के जस्ट अपोजिट, डायपोल इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी 1/4 एप्सिलॉन नॉट P/R3, जहां पर R क्या है, मिड पॉइंट से पॉइंट तक की डिस्टेंस। ठीक है, ये आपका स्केलर फॉर्मेट हुआ करता था, लेकिन अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट P/R3। और अब हमें इसको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। तो यूनिट वेक्टर किधर का, जिधर आपका E है। ठीक है, और वेल नोन वेक्टर क्या है, P वेक्टर के जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, P कैप, लेकिन P कैप हो जाएगा तब तो इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या अटैच कर दीजिए, माइनस ऑफ P कैप। ठीक है, जो ये शो कर रहा है या बता रहा है कि यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो वेक्टर P के जस्ट अपोजिट होगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट
वेक्टर P अपॉन आर क्यूब। ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इक्वेशन फर्स्ट इसको ले लेते हैं और ये है आपकी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब दोनों को कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देंगे, जिससे कि हमें एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का एक रिलेटिव आइडिया मिलेगा। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देंगे। एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल। ई एक्सियल 1/4 2 p by r क्यूब। यहां पर क्या फ्रेंड्स, -1/4 p by r क्यूब है। हर एक टर्म यहां पे कैंसिल आउट होगा 2 और माइनस को छोड़कर। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या बचेगा -2। ठीक है, ई एक्सियल इज इक्वल टू -2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल। ये रिलेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है कि एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अपोजिट होती है, और एक्सियल पोजीशन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो मैग्नीट्यूड में इक्वेटोरियल की 2 टाइम्स होती है। ठीक है, मैं एक ही डायग्राम में दोनों को ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इलेक्ट्रिक डायपोल, यहां पर इक्वेटोरियल पोजीशन, यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल, और ये है आपका एक्सियल, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इक्वेटोरियल की जस्ट डबल होगी और डायरेक्शन में जस्ट अपोजिट। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।